A very, very, very good evening to all my champions. So, how are you all? कैसे हैं सभी students? बढ़िया. I hope each and every one of you is very fine. सभी students बहुत 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 अच्छे हैं. Yes or no? Yes, excited मैम क्या होने वाला है सेशन में पता ही नहीं है क्या होने वाला है. बहुत सारे बच्चों के मन में तो कैसी फीलिंग आ रही होगी मैम पता नहीं क्या चलने वाला है. तो दिस इज अ डुअल सेशन. ये एक डुअल सेशन है. अंकुश लांबा सर के साथ ये सेशन है. अभी वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं. विद इन फ्यू सेकेंड्स वो हमें ज्वाइन कर देंगे. हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. मैं एक बार मैसेज भेज देती हूँ अंकुश लांबा सर. वेलकम सर. हाय मैम. हाय सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया. स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे थे, सर कहाँ है सर कहाँ है. मैंने कहा आने वाले हैं जस्ट. मेरी आदत है मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ. चलिए, तो सबसे पहले तो इस क्लास का मैं आपको मोटिव बता देती हूँ स्टूडेंट्स. कॉम्बैट, आई होप सभी को पता है कॉम्बैट के बारे में. कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनको पता है कॉम्बैट के बारे में? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट कॉम्बैट एग्जाम? गेमिफाइड वर्जन ऑफ बैंक एग्जाम्स बोल सकते हैं हम इसे. गेमिफाइड वर्जन मतलब गेम के जैसा होगा. पहली चीज तो ये. गिफ्ट्स मिलेंगे, वाउचर्स मिलेंगे, प्राइजेस मिलेंगे बहुत सारे. एंड द बेस्ट पार्ट इज लर्निंग मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. राइट सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस ये है कि अगर आप कॉम्बैट देते हैं तो आपको एक एक्चुअल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस भी वहां पर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों की तैयारी होगी. एक कंपटीशन का मतलब जो एक सीन होता है वो भी आप लोगों को वहां पर देखने को पता चलेगा. यस. सो थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ स्टूडेंट. सबसे पहले तो आपको एक लिंक दिख रहा है यहाँ पे. एक लिंक है जो पिन किया हुआ है, आप वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो कॉम्बैट सीरीज में आप लोग एनरोल कर लीजिए. 20th दिसंबर को होगा, 10 बजे होगा बेसिकली. इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग. इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट्स होंगे. 20 क्वेश्चंस ईच, 20 सवाल होंगे. सारे सब्जेक्ट्स के 30 मिनट्स का होगा. और विनर्स बहुत सारे होंगे, प्राइजेस बहुत सारे होंगे. एंड इनफैक्ट एक बहुत अच्छा वर्जन, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के लिए. लाइव रैंकिंग मिलेगी आप लोगों को. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 50,000 लर्नर्स तो होंगे. आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या लाइव रैंकिंग है. वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे पूरे के पूरे. मैं, अंकुश सर, आशीष सर, हम लोगों के द्वारा आपको पूरे के पूरे वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे. सारी चीजें मिलेंगी. या ओके. सो सर, अच्छा स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है हमसे पहले हम आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं. फिर सर मुझे आपसे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछने हैं. राइट. कुछ लोग बोल रहे हैं आशीष सर को भी ऐड कीजिए. आशीष सर के साथ भी सेशन होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए उसके लिए. हाँ, डेफिनेटली आशीष सर के साथ भी सेशन होगा. डेफिनेटली होगा, बहुत जल्दी ही होगा. चलिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. स्टूडेंट्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अंकुश सर से या मेरे से? कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का? एनीवन? एनी क्वेश्चन? चलिए, तो सर मैं आपसे भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन पूछूं? जी मैम, बिल्कुल. ओके, तो मैं आपसे पूछती हूँ सर, जस्ट 1 सेकेंड. क्या स्टूडेंट कोई 35 और 35 ला सकता है रीजनिंग में कभी? आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? बिल्कुल 35 में 35 रीजनिंग में बिल्कुल पॉसिबल है, चाहे वो पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो क्लरिकल का एग्जाम हो. अगर स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली मतलब 20 मिनट भी बहुत ज्यादा होते हैं 35 क्वेश्चन के लिए. अगर अच्छी खासी तैयारी है तो आराम से 17, 18, 19 मिनट में भी 35 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. बिल्कुल. सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की? मतलब आप क्या बोलते हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए? कैसे स्ट्रैटेजाइज कैसे करना चाहिए इस चीज को? देखिए, स्ट्रेटजी यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं आती, क्योंकि 20 मिनट्स में आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे. 20 मिनट्स में ये रहता है कि आपको मतलब जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको वो सॉल्व करना है. अगर आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में बना लूंगा या बाद में बना लूंगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता. आप एक बार 1 से लेकर 35 तक जाओगे, उसी में ही पूरा टाइम निकल जाता है. बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हो पाते हैं जिनके पास 1-2 मिनट बच जाए और वो वापस से फिर उन क्वेश्चंस पर आ सके.
तो इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहती है हमेशा कि मैं सारे स्टूडेंट्स को यही गाइड करूं कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है डेफिनेटली आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। चलिए ग्रेट सर, आपका कोई क्वेश्चन इंग्लिश को लेके? बिल्कुल। एक मतलब आपसे मैम बहुत अच्छा एक सवाल पूछना था, काफी दिनों से मैं चाह रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ओके, वोकैबुलरी, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये सवाल है कि मैम इंग्लिश में वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, डिक्शनरी में तो इतने सारे वर्ड्स हैं, क्या पढ़े कैसे पढ़े नहीं समझ में आता। तो सबसे पहली चीज क्या है वोकैबुलरी में को इम्प्रूव करने की, दैट इज द हिंदू एडिटोरियल। अगर आपकी हैबिट है कि आप रोज 10 से 15 शब्द द हिंदू के रोज पढ़ते हो, एक महीने तक भी अगर द हिंदू एडिटोरियल रेगुलरली करोगे तो डेफिनेटली आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वोकैबुलरी को कभी ऐसे नहीं लेना कि आपको रटना है उसको कि याद हो जाए याद हो जाए याद हो जाए याद हो जाए, कभी जिंदगी में याद नहीं होगी। बस करना क्या है, पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, रीड करो। उस वर्ड को एक बार देखोगे नहीं याद होगा, दूसरी बार देखोगे नहीं याद होगा, तीसरी बार जब वो वर्ड आपके सामने आएगा आपको ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग पता होगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टिन्यूअस रीडिंग, बार बार पढ़ते रहोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक हमें पता होगा 220 रूट वर्ड्स की सीरीज, 3000 वर्ड्स की सीरीज, देन वोकैब प्रोडिजी, देन द हिंदू एडिटोरियल। तो ये सारी चीजें हैं वोकैबुलरी को डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करने के लिए। और वोकैबुलरी आई थिंक इट्स 1 मंथ गेम, एक महीने में भी आप उतने वर्ड्स अगर याद कर लोगे तो बैंकिंग में उसके बाहर कोई वर्ड नहीं आता है। अच्छा मैम, आपने एक चीज बोली कि हिंदू एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना चाहिए, उससे वोकैब्स अच्छी होती है, तो मैं थोड़ा सा एक क्रॉस क्वेश्चन उसमें करना चाहूंगा कि हिंदू एडिटोरियल कैसे पढ़ना चाहिए। काफी लोगों को मतलब ये समझ ही नहीं आता कि हिंदू एडिटोरियल को पढ़े कैसे, क्योंकि होता ही है, मेरे साथ भी जब मैं पढ़ना चालू किया था अपने बैंकिंग की तैयारी, तो हिंदू एडिटोरियल ऐसा होता था, किसी ने कहा कि पढ़ लो और मैंने पढ़ लिया, फिर उन्होंने पूछा कि क्या समझ में आया, मैंने बोला कुछ नहीं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए? ओके, सो सबसे पहली चीज तो मेरा ये कहना है कि पूरा का पूरा एडिटोरियल नहीं पढ़ना बच्चे को। अगर मैं बैंकिंग एग्जाम्स की स्पेसिफिकली बात करूं, उसको 2 आर्टिकल्स लेने हैं। पहले आर्टिकल को रीड करना है। रीड कैसे करना है, जब आप उस आर्टिकल को रीड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए किस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या पार्ट ऑफ स्पीच किस वर्ड का है, ग्रामर का सीक्वेंस कैसे है, ग्रामर कैसे फॉलो हो रही है, उस पूरे लाइन का, उसे एक एक लाइन का मीनिंग पता करते हुए पढ़ना है। तो फर्स्ट आर्टिकल तो आपको रीड करना है जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटीज इंप्रूव हो। एक आर्टिकल आपको स्किम करना है, स्किमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला आर्टिकल रीड करो, उसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। दूसरे आर्टिकल को स्किम करो, स्किम मींस ओवरऑल मीनिंग को समझो कि ओवरऑल वो जो आर्टिकल है क्या डिलीवर कर रहा है। एक आर्टिकल रीड, एक आर्टिकल स्किम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा द हिंदू एडिटोरियल को टाइम नहीं देना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू हैव टू गिव 40 to 45 मिनट्स एवरी डे टू इट, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ये स्ट्रैटेजी है, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करते हैं। कितने हैं यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल वाले, एक बार जल्दी से बता दीजिए। रीडिंग एंड स्किमिंग, चलिए हाँ जी। सर मेरा एक सवाल है अब आपसे, रीजनिंग में बच्चों ने मुझे भेजा था, पजल्स को सर कैसे इंप्रूव करें। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सब में मार्क्स आ रहे हैं, पजल्स में मार्क्स नहीं आते। पजल्स के लिए क्या किया जाए सर? पजल्स के लिए मैम देखिए, सिंपल सी चीज होती है कि पजल पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की या एक पर्सन की इमेजिनेशन कैसी है। क्योंकि कोई भी पजल जो होता है वो पूरा का पूरा एक सीन को दिया जाता है कि 8 लोग अगर बैठे हैं सर्कुलर टेबल पर, अगर जब तक स्टूडेंट उस चीज को इमेजिन नहीं कर पाएगा कि वो 8 पर्सन हैं, मतलब उसको वो एक दिमाग में उसके दिखना चाहिए कि भाई हाँ ये 8 पर्सन हैं, और फिजिकली मतलब उसको दिखना चाहिए कि 8 पर्सन है और वो टेबल पर बैठे हुए हैं, कौन किसके सामने बैठा है, कौन किसके सेकंड टू राइट बैठा है। जब तक वो इस तरीके से इमेजिन नहीं कर पाएगा उसको पजल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए पजल के लिए हमेशा अंडरस्टैंडिंग का होना, एक समझने की जो शक्ति होती है हमारे अंदर कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को रीड करके उसको समझ रहे हैं और उसको ड्रॉ कर रहे हैं पेपर के ऊपर, हम उसको उतार रहे हैं पूरी चीजों को, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग जितना तेज होगा उतना पजल आपके लिए इजी पड़ेगा। इजी पड़ेगा। तो पजल में मतलब मार्क्स से बच्चा स्कोर कितने टाइम में कर सकता है? आपको क्या लगता है कितने टाइम में बच्चे को पजल में एक अच्छा कमांड बन सकता है? डिपेंड करता है मैम, सभी का मतलब अलग अलग रहता है। किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, किसी का थोड़ा स्लो होता है, किसी का समझाने से थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, समझने के बाद फिर वो स्टूडेंट अच्छा कर लेता है। बट अगर ऑन एन एवरेज बोला जाए तो एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर मतलब चाहे पजल को इम्प्रूव करना, तो
काफी अच्छी प्रैक्टिस के बाद वो मैक्स टू मैक्स 2 महीने के अंदर पजल को इम्प्रूव कर सकता है। 2 महीने के अंदर पजल। चलो हो गया, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, ये बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रखे थे, मेरे पास नहीं, अनअकैडमी की टीम के पास, हाँ, कि पजल्स का ये डाउट है। तो आई होप बहुत सारे बच्चों को आंसर मिल गया होगा उनके डाउट्स का। यस, ओके। चलिए मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व करने की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट रीडिंग तो कर लेते हैं लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते समय उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? इस समय बहुत सारे बच्चों के सर मन में आ रहा होगा, ये सर ने दिल की बात बोल दी। हमें कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और आपने बिल्कुल एकदम दिल की बात बोल दी उनकी। हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला स्टेप, जो बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट बहुत सारे करते हैं कि वो पैसेज को रीड करना शुरू कर देते हैं। पैसेज होते हैं एक एक पेज के, 1.5 पेज की, और वो पूरा का पूरा टाइम उसी में निकाल देते हैं। सबसे पहली चीज होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, दैट इज क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। क्वेश्चंस को रीड किया, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड होता है, उसको आपको अपने अंदर ले लेना है कि हाँ ये कीवर्ड है। उसके बाद पैराग्राफ की मैं भावनाओं में नहीं बहना कि आज तो पैराग्राफ पूरा समझ के जाना है, एक एक लाइन रीड करके जानी है, एक एक वर्ड पढ़ के जाना है, नहीं, भावना में नहीं बहना होता। जब पैसेज को रीड करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? स्किमिंग। यहाँ पे स्किमिंग एक्शन में आती है। स्किमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा आरसी 2 से 3 मिनट में स्किम करना है। स्किम का मतलब क्या? ऊपर ऊपर से पढ़ लो, किस बारे में बात हो रही, किस बारे में ऑथर ने क्या बोला, ऑथर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑथर की टोन क्या है, ये सारी चीजें पता चल जाए। उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, आराम से आप आंसर दे पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किमिंग। स्किमिंग पे अगर आपकी कमांड अच्छी है स्टूडेंट्स, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ केक वॉक फॉर यू। वो आपके लिए केक वॉक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे बच्चों समझ गए? और मैम अब आपकी बारी, आप कुछ क्वेश्चन पूछिए। मैं सर आपसे क्वेश्चन पूछूं? चलो मैं आपसे बच्चों का ही क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर फिंगर रूल क्या होता है? फिंगर रूल, ये जो चीज है फिंगर रूल, काफी सारे स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे। कितने लोग जानते हैं मैं जल्दी से बताइए, लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए किनको किनको पता है फिंगर रूल क्या होता है। चलिए आज मुझे भी मौका मिलेगा फिंगर रूल जानने का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। जल्दी कमेंट करिए भाई, फिंगर रूल क्या होता है, जल्दी बताइए। देखिए, फिंगर रूल ये होता है कि जब हम पजल की पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 3 से 4 पॉसिबिलिटीज बनाकर उनको लिख लिख कर पूरा सॉल्व करते हैं। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज को वो पूरा पेज पर लिखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पूरा का पूरा हम लिख दें, 1 2 3 4 5, कुछ 6 8 भी बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता। कुछ चीजें ऐसी होती है कि सिंपल 8 लेटर्स हैं आपके पास, ABCDEFGH। अगर वो एक फ्लोर पर बैठे हुए हैं, अगर आपको कुछ चेक करना है, तो कोई भी चीज को चेक करने के लिए फिंगर रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये होता है कि आप अपनी फिंगर्स का, भगवान ने 10 उंगलियां दी है किसके लिए? आपकी पॉसिबिलिटीज पजल में चेक करने के लिए। ये हमेशा मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ अपनी क्लास में। तो भगवान ने जो उंगलियां दी है, इसको यूज करो, और पूरा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर A आएगा, यहाँ B आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ D आएगा, ऐसा करके आप चेक कर सकते हो। क्योंकि पजल भी 8 लोगों का आता है ज्यादातर एग्जाम में, और 10 उंगलियां हैं, 2 उंगलियां फिर भी फ्री रहेंगी आप लोगों की। तो जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों इसको। सो जब एग्जाम दे रहे होंगे, बगल वाले को क्या लगेगा, ये क्या कर रहा है बच्चा? हाँ, वो तो वो तो मैम है, वो तो मतलब लगेगा सामने वाले को कि ये करना क्या चाह रहा है। बट ये है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर फिंगर रूल्स का, तो कुछ स्टूडेंट्स जो नए होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर उंगलियां उलझ जाती हैं। तो उंगलियां उलझती नहीं हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उंगलियां उलझेंगी नहीं, आपका जो पजल है वो सुलझ जरूर जाएगा। चलिए, ग्रेट। तो फिंगर रूल आई होप, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा फिंगर रूल। डेफिनेटली अंकुश सर बहुत सारे फेमस हो चुके हैं फिंगर रूल के लिए, और बहुत बहुत हेल्पफुल ये रूल भी है डेफिनेटली। अच्छा, मम्मी कॉन्सेप्ट भी है सर कोई आपका? हाँ, मम्मी कॉन्सेप्ट भी है मैम। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, छोटी छोटी चीजें। मम्मी कॉन्सेप्ट मतलब एक तरीके से ये होता है कि जैसे ये कंसेप्ट जो है वो मैथ्स वाला कंसेप्ट है। तो इसको यहाँ पर आज बात नहीं करेंगे क्योंकि आज रीजनिंग की है। ये आशीष सर के साथ बात की जाएगी मम्मी कंसेप्ट वाले के बारे में। डेफिनेटली डेफिनेटली। समोसा कॉन्सेप्ट भी है। समोसा वाली बात तो मैंने आपकी सुनी थी, जब हमारा लास्ट जूम सेशन हुआ था साथ में, तब आपने समोसा हाँ वाली हाँ बात बताई थी। हाँ, मुझे याद है।
हाँ, समोसा कंसेप्ट में टाइम एंड वर्क के लिए मैंने समोसा कंसेप्ट बताया हुआ है, बोट्स एंड स्ट्रीम के लिए मैंने पहाड़ कंसेप्ट बताया हुआ है। हाँ। हर टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो एंटरटेनमेंट भी मतलब मिल जाए और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। बाकी समोसे वाली बात से याद आया, यहाँ पर काफी सारे नए स्टूडेंट्स होंगे तो समोसे के ऊपर एक लाइन मैंने पिछली बार भी कही थी, इस बार मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, याद रखिए कि आपकी जो बैंक एग्जाम की जो आप सीट के लिए फाइट कर रहे हैं वो बिल्कुल एक समोसे की तरह है। अगर आप नहीं खाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा नहीं खाएगा। आप बैठे रह जाओगे कि भाई अभी तो हमारा पेट भरा हुआ है, हमको समोसा नहीं खाना, कोई दूसरा आकर आपका समोसा खा जाएगा। तो ये आपकी बैंक एग्जाम की जो सीट है बिल्कुल ये उसी तरीके से है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, आप सोचोगे कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया, अभी तो कोई फॉर्म नहीं आया, वैकेंसी कम है, हम कोई अगला पेपर देंगे, हमको तो एसबीआई की तैयारी करनी है, आप ऐसा सोचते रह जाएंगे और कोई दूसरा आपका समोसा खा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यही अभी अभी सही समय है। अगर तैयारी करना है तो आज से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है, कल किसी ने नहीं देखा। ऑल द बेस्ट सभी को। सर आपने इतना समोसा बोल दिया ना, मेरा मन कर रहा है जल्दी से क्लास ओवर हो और मैं एक समोसा जाके जल्दी से खा के आऊं। बिल्कुल। थैंक यू सर। चलिए एक क्वेश्चन मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर, ग्रामर का बैंकिंग एग्जाम क्या इम्पोर्टेंस होता है, और दूसरी चीज की क्वेश्चंस को मतलब स्टार्टर्स और कनेक्टर्स, मैं दो क्वेश्चंस को कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टर्स जो है वो भी मतलब शायद इसी से लिंक्ड हो। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर क्या है बैंकिंग एग्जाम में, और स्टार्टर्स और कनेक्टर्स को मतलब सॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी होती है क्या? ओके सबसे पहले मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है? ग्रामर का एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सभी को पता है, एरर डिटेक्शन हो गया हमारा, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, इस तरह के हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से 5 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स तो वो हमें दिलवाता ही दिलवाता है ग्रामर, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेन्स का एग्जाम हो, दोनों में ग्रामर 5 मार्क्स हमें दिलवाएगा ही दिलवाएगा। बट इसके अलावा पूरे पेपर में ग्रामर बेस्ड होती है, चाहे मैं फिलर्स की बात करूं, चाहे मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं, चाहे मैं पैराजम्बल्स की बात करूं, चाहे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, चाहे मैं स्टार्टर्स की कनेक्टर्स की बात करूं, चाहे मैं किसी भी मिससेलेनियस पैटर्न की बात करूं, किसी न्यू पैटर्न की बात करूं, किसी भी मिक्स्ड क्वेश्चन की बात करूं, ग्रामर इज इन्वॉल्व ओवर देयर। मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत सारी क्लासेस में अपनी स्ट्रैटेजी से बताया है कि अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आता है कि उस वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, इफ यू नो अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, तो आप हर क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। वोकैबुलरी भले ही स्ट्रांग ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच आपका स्ट्रांग होना ही होना चाहिए। दैट इज वेयर ग्रामर कम्स इनटू प्ले। ग्रामर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेफिनेटली सर ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में, बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बैंकिंग में ग्रामर का रोल नहीं है, बट आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन है कि ये बात मैं बोल सकती हूँ, किसी बच्चे ने ग्रामर नहीं की हुई है अच्छे से, उसको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश का में कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल है और ओवरऑल मार्क्स लेके आना बहुत मुश्किल है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अटेंशन टू ग्रामर ऑल्सो। अगला क्वेश्चन था आपका स्टार्टर्स और कनेक्टर्स का। स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की मैं स्ट्रैटेजी की बात करूंगी। स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स आई थिंक बहुत सारे बच्चों का एक फोबिया है, बहुत सारे बच्चों को डर लगता है स्टार्टर्स और कनेक्टर्स से कि मैम नहीं समझ में आता कैसे करना है और छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है जो आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो परफेक्शन बैच में आते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगी वो स्ट्रैटेजी, जहाँ पे हमने कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हुई है, राइट? कि ये कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी है, ये हमारी एडिशन कैटेगरी है, ये हमारी रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी है, ये हमारी सिमिलर कैटेगरीज है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हमने आइडेंटिफाई की हुई है। अगर उस कैटेगरी आपको पता है कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से स्टार्टर्स और कनेक्टर्स आते हैं, किस कैटेगरी का क्या मीनिंग होता है, तो आपके लिए स्टार्टर एंड कनेक्शन के जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान बन जाते हैं। तो द पॉइंट इज आपको स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रैटेजीज नहीं पता तो आप एक बहुत नॉर्मल इंसान के जैसे इंग्लिश को अटेम्प्ट करोगे एंड यू विल गेट एवरेज मार्क्स। बट अगर आपको स्ट्रैटेजीज पता है तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो बिल्कुल पूछिए, बीच बीच में हम उनसे भी कुछ क्वेश्चंस लेकर एक दूसरे से पूछ पाएंगे। हाँ जी डेफिनेटली। थोड़ा सा हम कॉम्बैट एग्जाम के बारे में भी बात कर लेते हैं। सर बच्चों को बता दूं रीजनिंग में आपने क्या क्या क्वेश्चंस बनाए कॉम्बैट के? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। क्या बोलते हो भाई, पेपर आउट कर दूं क्या? बता दूं क्या क्या क्वेश्चन दिए मैंने? जल्दी लाइक करिए एक बार। 20 क्वेश्चन है रीजनिंग के, जिसमें से आप लोगों को ये तो उम्मीद होगी कि पजल तो होगा ही होगा, तो मान के चलिए पजल तो आना ही आना है, उसमें तो कुछ मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई, पजल तो आना ही है। इसके अलावा दोस्तों मेरा फेवरेट टॉपिक
सेकंड फेवरेट टॉपिक और थर्ड फेवरेट टॉपिक, आपको पता ही होगा कौन कौन सा है, वो तीनों क्वेश्चन भी आने ही है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, थोड़ा गैस करिए। मतलब बेसिकली जो कॉम्बैट का एग्जाम है, आई वुड से बहुत ऐसा एग्जाम है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है अगर आप उस टेस्ट को दोगे। बाकी सारी चीजें अलग हैं कि आपको लाइव रैंकिंग मिलेगी, आपको वाउचर्स मिलेंगे, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े वाउचर्स मिलेंगे, वो सारी चीजें सब एक्स्ट्रा पार्ट है, दैट इज काइंड ऑफ इंसेंटिव दैट इज बीइंग गिवन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लर्निंग है। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ के जो क्वेश्चंस है वो मैंने अंकुश सर, आशीष सर ने खुद से बनाए हुए हैं। दैट मीन्स जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, उनके सोल्यूशंस आपको मिलेंगे और आपको डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना ही करना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कॉम्बैट में एनरोल नहीं किया है, तुरंत के तुरंत एनरोल कर लो। और वी आर एक्सपेक्टिंग यू देयर, और हम चाहते हैं कि आप ही लोगों में से कोई ना कोई वो वाउचर्स 50,000 और 20,000 जितने के भी वाउचर्स हैं, वो सारे के सारे वाउचर्स आप ही लोग जीते। दोस्तों, आप में से अगर किसी ने भी अभी तक एनरोल नहीं किया है कॉम्बैट के लिए, तो जो कमेंट सेक्शन में आपको एक ब्लू कलर का लिंक दिख रहा होगा, वहां पर आप क्लिक करके एनरोल जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को करना जरूरी है अगर आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और हमारी उम्मीद है कि कम से कम 40-50,000 स्टूडेंट्स इस आपको अपनी लाइव रैंकिंग मिलेगी। लाइव रैंकिंग का दोस्तों फर्क क्या पड़ता है, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर परसेंटाइल देखनी चाहिए या रैंक देखना चाहिए, तो दोस्तों दोनों चीजें ही सेम होती है, क्योंकि आपकी रैंक से ही आपकी परसेंटाइल निकल कर आती है। तो अगर आप अपनी रैंक देखना चाहते हो, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, परसेंटाइल भी आपको देखने को मिलेगा। फर्क ये पड़ता है दोस्तों कि अगर आप किसी टेस्ट को देते हैं जिसमें 200, 300, 400 लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है, और वहां पर अगर आपकी परसेंटाइल 95, 96, 97 है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारी तो परसेंटाइल बहुत अच्छी आ गई। लेकिन बात ये होती है दोस्तों कि आपको ये भी देखना चाहिए कि ओवरऑल स्टूडेंट्स कितने लोगों ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा, उतने मतलब आपकी रैंक जो होता है वहां पर आपकी परसेंटाइल का मतलब वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देने वाले टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा, मिस नहीं करिएगा। बहुत छोटा सा ही टेस्ट होने वाला है, बहुत बड़ा सेशन नहीं है होगा ये टेस्ट का। तो 20 क्वेश्चंस ही हैं सभी में, मतलब टोटल आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जरूर इसके लिए एनरोल कर लीजिए, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा पिन किया हुआ, उसको कर लीजिए। हिंदी में होगा 30 मिनट्स का 30 मिनट्स का ही टेस्ट होगा और एवरी फोर्टनाइटली होगा, मतलब एवरी 14 डेज होगा, ऑल्टरनेट संडेज पे टेस्ट होगा। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 20th से स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एसबीआई पीओ प्री के एग्जाम को लेके मतलब आपको क्या लगता है, लास्ट 10 to 15 डेज बच्चों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बेसिकली? आखिरी 15 दिन में मैं मतलब जो स्ट्रेटेजी, अगर बाय चांस मैं अगर अब तैयारी कर रहा हूँ, वैसे मैंने भी फॉर्म फिल किया है, एग्जाम मैं भी देने वाला हूँ दोस्तों, लाइव एनालिसिस आप लोगों को मैं दूंगा सेल्फ गिवन। तो पेपर की मतलब जो मैं हर साल करते आ रहा हूँ कि एग्जाम के 15 दिन पहले क्या करना चाहिए जो स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को कि आखिरी 15 दिन सीखने वाले नहीं होते दोस्तों, आखिरी 15 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। जो आपने पिछले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में तैयारी की है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन करना है और सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सोचोगे कि इस आखिरी 15 दिन में आप कुछ नया सीख लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल हो भी जाएगा तो भी आप दूसरी चीजों को रिवाइज नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बेसिकली लास्ट 15 डेज इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, जितनी चीजों को कर सकते हो, रीडिंग अगर मैं इंग्लिश की स्पेसिफिकली बात करूं तो जितना नया पैटर्न कर सकते हो, जितना अच्छा पैटर्न कर सकते हो, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो, इजी क्वेश्चंस मत करो, या उस लेवल के क्वेश्चंस भी मत करो जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, आप उस लेवल के करते हो तो अभी तो आप विदाउट टेंशन कर रहे हो। जब एग्जामिनेशन में स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, तब आप उस लेवल को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, हाई लेवल प्रैक्टिस करो। हाई लेवल प्रैक्टिस करोगे तो इजी तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा करो। फुल अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना डिवोशन दे दो इस चीज को, और 15 दिन में सारी चीजें आप एक बार रिवाइज तो कर ही सकते हो। एटलीस्ट यू कैन रिवाइज एवरीथिंग इन 15 डेज, और फिर जाके एग्जाम दे दो। अपने एग्जाम क्लियर करके फिर मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैम, और कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहती हैं या फिर स्टूडेंट से ही मतलब पूछें फिर अपन क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन सर? नहीं, बेसिक और मेंस के लिए सर आपका क्या कहना है? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, अभी बच्चों को प्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या मेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? लाइक आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को?
मैम ऐसी चीज है कि मेंस की तैयारी 1 महीने 2 महीने में नहीं होती। मेंस की तैयारी के लिए ज्यादा समय लगता है। जो भी स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बैंक एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मैंने एज अ ऑफिसर काम किया हुआ है बैंक में। तो मैं आप लोगों को ये चीज बता सकता हूँ कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहते हैं काफी समय से। वो ये सोचते हैं कि हम मेंस की तैयारी बाद में करेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मेंस जो है वो आपका बहुत ज्यादा वास्ट होता है, क्वेश्चंस का लेवल हार्ड होता है। तो आपको हमेशा ये करना चाहिए कि जिस दिन भी आप बैंकिंग की तैयारी चालू कर रहे हैं, विद इन 10 to 15 डेज आपको मेंस की प्रिपरेशन में उतर जाना चाहिए, और आपको डेली बेसिस पर अपना जो समय है आधा आधा दोनों में डिवाइड करना चाहिए। जैसे जैसे आपके प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी होते जाए, तो आप प्रीलिम्स के समय को कम करके मेंस के समय को बढ़ाते जाइए। मतलब अगर आप 50-50% टाइम दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, अगर आपकी तैयारी प्रीलिम्स की काफी अच्छी चल रही है, तो आप कोशिश करिए कि आप प्रीलिम्स का जो टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए 4 घंटा दे रहे हैं, तो उसको कम करके 3 घंटा कर दीजिए, और मेंस का टाइम अगर आप 4 घंटा दे रहे थे तो उसको बढ़ाकर 5 घंटा कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे आपको अपना टाइम बढ़ाना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में दोस्तों एक मतलब पोर्शन होता है जीके का, जो कि बहुत वास्ट होता है। उसको अगर आप सोचोगे 15 दिन 20 दिन में कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजनिंग और क्वांट की भी वैसी बात है, इंग्लिश की भी वही बात है। अगर आप सोचेंगे कि मेंस की तैयारी हम 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने में कर लें, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज से स्टार्ट करिए। किसी भी बैंक एग्जाम की या इंश्योरेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सही समय होता है आज। कल कुछ नहीं होता, कल कभी नहीं आता। हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, वो कभी नहीं आता। तो इसलिए आज से स्टार्ट करिए। हाँ, मतलब बेसिकली यही है, अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 से आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचें कि पहले प्री का पेपर करूंगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर मेंस की तैयारी करूंगा, तो मेंस कभी नहीं निकलने वाला। इट्स अ बिटर ट्रूथ, ये बिल्कुल कड़वा सच है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, मैं इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली आपको बताऊं, स्टार्टेड फ्रॉम डे 1, और डे 1 से मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। मेंस अगर इंग्लिश का तैयार करोगे तो प्री तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ प्री करोगे तो मेंस नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डे 1 से ही आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। मैं जो जिस तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाती हूँ, मेरा फोकस है प्री हो, प्री भी निकले और मेंस भी निकले। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंस की तैयारी डे 1 से ही स्टार्ट करो। बिल्कुल, मतलब इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लो, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस कर लो कि एग्जामिनेशन में कहीं से भी कुछ भी आ जाए, कहीं से भी कुछ भी आ जाए, आपको उसका मेथड, उसका पैटर्न, उसकी स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। इस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन इज वेरी टफ, कंपटीशन बहुत टफ है डेफिनेटली। मैम इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके फिलहाल अभी कौन कौन से प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं, कौन सी फ्री क्लासेस होती हैं डेली? एक बार टाइमिंग आप बता दीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो क्लासेस अटेंड कर सकें। हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली स्टूडेंट्स, मेरा परफेक्शन बैच होता है 9 AM। आप 9 AM वाले सेशन में रेगुलरली आओ। वो एक ऐसा सेशन है जो बच्चे को किसी हालत में मिस नहीं करना है, और वो तब तक करना है बच्चे को जब तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। परफेक्शन बैच हर बच्चे के लिए जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए मस्ट है। एक सिंगल सेशन भी गलती से मिस नहीं करना है परफेक्शन बैच का। अगर अभी तक आप परफेक्शन बैच नहीं अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, जो आई थिंक यहाँ पे सभी बच्चे होंगे जो परफेक्शन बैच में रेगुलरली आते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आते हैं परफेक्शन बैच में, कल से ही आना स्टार्ट करो। सुबह 9 बजे रेगुलरली, 7 days अ वीक, 7 दिन होता है एक बैच, और डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग वाले दिन तक होगा ये बैच। उसके अलावा 1:30 बजे मेरा फ्री क्लास होता है एरर डिटेक्शन का। जो बच्चे ग्रामर में वीक हैं, जिनको ग्रामर का एप्लीकेशन नहीं समझ में आता है, एरर्स फाइंड आउट नहीं कर पाते, उन सभी बच्चों के लिए 1:30 बजे सेशन होता है एरर डिटेक्शन का। और 3 बजे मेरा चलता है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं। तो फाउंडेशन बैच इज एट 3 PM। ये 3 बैचेस में आओ, आपको अपने अंदर ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। सर, आपके बैचेस की क्या टाइमिंग्स हैं, क्या क्या क्लासेस हैं, एक बार आप भी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। दोस्तों मेरे क्लास का टाइमिंग, जो काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर 9 बजे क्लैश होता है, तो दोस्तों की जो जो मैंने HIIT सेशन चालू किया हुआ है SBI PO के लिए, तो उसकी कल लास्ट क्लास है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 बजे जो मेरी क्लास होती है वो पिछले 9 दिनों से क्लैश हो रही थी मैम के साथ, लेकिन कल लास्ट क्लास है। उसके बाद से सुबह 9 बजे मेरी कोई भी क्लास नहीं होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल लास्ट क्लास है सुबह 9 बजे, HIIT का सेशन जो SBI PO का चल रहा था, फ्री क्लास सभी के लिए, स्पेशल क्लास। इसके अलावा दोस्तों जो मेरी प्लस क्लासेस होती है वो 1:30 बजे, सॉरी, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होती है, और इसके अलावा 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होती है। तो मेरी सिर्फ 2 ही प्लस क्लासेस होती है, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 और 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे।
तो मंडे से फ्राइडे आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। और जो मेरी फ्री क्लासेस होती है दोस्तों, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि फ्री क्लासेस मतलब मेरा मानना ये है, फ्री क्लास का मतलब ही ये होता है जब मैं फ्री हूं तब मैं क्लास ले लूं। तो जब भी मैं फ्री रहता हूं दोस्तों तो मैं क्लास ले लेता हूं, चाहे वो 2 क्लास हो, चाहे 3 क्लास हो, चाहे 4 क्लास हो। तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। इस महीने की मेरी फ्री क्लासेस ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 मैराथन आप लोगों के लिए और लेकर आऊं। अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मैंने 3 घंटे का पजल मैराथन लिया था, जिसमें हमने 16 पजल्स किए थे। और बहुत जल्द आप लोगों को ऐसे ही 2-3 मैराथन और भी मिलेंगे इस मंथ में। और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों का हो तो एक बार आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। आई थिंक ये सेशन पहली बार हुआ है ऐसा अनअकैडमी पे डुअल सेशन हम दोनों का, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कुछ अगर आप लोगों के अंदर डाउट है मन में तो बिल्कुल पूछिए, ताकि हम उसका आंसर कर सकें। अच्छा मैम, एक डाउट मेरे मन में है, क्योंकि मैं भी क्या है, जब मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, और आज भी मतलब मैं बैंक के एग्जाम्स देते रहता हूँ, ताकि मैं एनालाइज कर सकूँ पेपर्स को और जज कर सकूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे इंग्लिश में जो दिक्कत होती थी उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे मैम एक मुझे ऐसा लगता है कि ये दिक्कत सारे स्टूडेंट्स के साथ मतलब होती होगी एग्जाम में, कि जब वो इतने प्रेशर में होते हैं तो उनको वो ग्रामर के रूल्स याद नहीं आते होंगे। जैसे मैंने भी अपने समय में 5 से 6 महीना ग्रामर के रूल्स किए थे। तो इसके लिए कुछ आप स्ट्रेटेजी बता सकते हैं कि कैसे हम एग्जाम में जब जाते हैं तो हम कैसे वो रूल्स को याद रख सकें, क्योंकि वहां पर इतने प्रेशर में मतलब दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, कोई रूल या कुछ भी हमने जो पढ़ा हो वो सब सब दिमाग से निकल जाता है। ऐसा लगता है कि बस हमको कोई आंसर बता दे और हम टिक कर दें। ओके सर, ग्रामर के रूल्स आई थिंक सिर्फ एरर डिटेक्शन में यूज होते हैं। एज सच ग्रामर के रूल्स कहीं यूज नहीं होते। ग्रामर का पार्ट ऑफ स्पीच वाला पार्ट यूज होता है बाकी क्वेश्चंस में। मतलब अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन आई थिंक वर्ल्ड फेमस हो चुका है, जो कि अब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। वो 120 रूल्स के बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आता हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें ग्रामर आती है। 120 रूल्स इज द पैनिशिया फॉर इट। मतलब उसके बाहर से मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन आएगा। तो 120 रूल्स को 3-4 बार पढ़ लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए क्या है? 1:30 बजे की क्लास को एक आदत बना लो। 1:30 बजे की क्लास को एक हैबिट बना लीजिए। 20 से 25 मिनट की क्लास होती है केवल। अगर वो आपकी एक हैबिट है तो आप मतलब अनइंटेंशनली एरर निकालने लग जाओगे। मैं आपको बता दूं सर, मेरे स्टूडेंट्स जो 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली आते हैं, जैसे टीवी में कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा है, उसमें कोई एक सेंटेंस बोला, वो मुझे ऐसे मैसेज करते हैं कि मैम इसमें ये वाली एरर है। वो कहीं जा रहे होते हैं, कहीं रास्ते में कोई एडवर्टीजमेंट पड़ा, वहां पे कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें गलती है, वो मतलब इंटेंशनली उन्होंने एरर नहीं निकाला, देखते ही पता चल गया कि मैम इसमें ये एरर है। तो 1:30 बजे की जिस बच्चे की क्लास की हैबिट है रोज आने की, उस बच्चे को पता है कि देखते ही उसको उसको अनइंटेंशनली भी मतलब उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ चुका है कि ये गलत है। तो इसका एक यही सोल्यूशन है कि आप एक हैबिट बना लो किसी चीज को करने की। और एरर डिटेक्शन इज समथिंग, रूल्स एप्लीकेशन इज समथिंग जो आपको रोज करना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन भी नहीं करोगे, तीसरे दिन आपकी हैबिट खत्म हो जाएगी। तो रोज 15 से 20 मिनट दो इस चीज को, एवरीथिंग इज डन। मतलब सर मेरा फोकस है स्टूडेंट्स के लिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक पावर ऑफ हैबिट, हैबिट की जो पावर है वैसी पावर किसी चीज में नहीं है। तो अगर आपको आपने अपने टाइम को एक हैबिट की तरह बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल परफेक्शन बैच रोज सुबह 9 बजे, हैबिट बन गई है, आदत है, चाहे कुछ हो या ना हो, हर बच्चे की आदत है। एक दिन सर अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे कहीं जाना होता है, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं मेरे पास कि मैम आज परफेक्शन बैच नहीं हुआ, कुछ खाली खाली सा लग रहा है दिन में। एरर डिटेक्शन 1:30 बजे, आदत है, हैबिट है। एक भी दिन नहीं हुआ तो पूरा दिन में ऐसा लगता है सूना सूना सा जग लगने लग जाता है, राइट? तो बस वही चीज है, हैबिट बना लो किसी चीज को, ऑटोमेटिकली आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है। अच्छा, हाँ सर, तो क्वेश्चन आपसे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। तो जी जी। सर जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में पजल्स आती हैं बेसिकली, और एक बाकी का पार्ट आता है। तो स्टूडेंट्स को ज्यादा टाइम किस चीज को डिवोट करना चाहिए? पजल्स पे उसको सबसे ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, या फिर जो बाकी के टॉपिक्स हैं, सिलॉग्स हो गए, ये हो गए, इनको ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए? कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर रीजनिंग में सिर्फ पजल्स पढ़ के जाए तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रीजनिंग का जो मतलब सेक्शन है उसको प्रॉपरली अगर हम डिवाइड करें तो उसके 2 पार्ट बनते हैं। अब डिपेंड ये मतलब इस पर नहीं करता कि 60% जो है वो पजल्स आ रहे हैं या 60% मिसलेनियस क्वेश्चंस आ रहे हैं।
हमेशा हमको तैयारी जो है वो 50-50% के हिसाब से करनी चाहिए। सारे के सारे टॉपिक डेली बेसिस पर सॉल्व करने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, वो ये कहते हैं कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। आप में से दोस्तों काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी कि स्पीड नहीं बढ़ रही, स्पीड नहीं बढ़ रही। दोस्तों स्पीड आपकी ऑलरेडी है, आप लोग उस चीज को एनालाइज सही तरीके से नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आपसे मैं एक नॉर्मली चीज बोलूं कि आप जब मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि भाई हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, मतलब हमारी स्पीड नहीं है। बट दोस्तों आप कभी ये देखिए कि आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे, आपने जो गलत कर दिए आप उसको ये सोचते हो कि भाई वो स्पीड में नहीं है। भाई बनाए तो थे ना आपने, भले वो गलत हो गए, वो नेगेटिव मार्किंग में चले गए, उसके मार्क्स आपको नहीं मिले, बट आपने वो बनाए थे, मतलब आपकी स्पीड उतनी है जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 8 गलत कर रहे हैं, आपके मार्क्स 20 आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए दोस्तों कि अगर सिर्फ आप अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो आपके 20 जो मार्क्स आ रहे थे वो 30 आने लग जाएंगे। 10 नंबर बिना कुछ किए बढ़ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी गलतियों को सुधारना है और आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पजल और मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करूं तो दोस्तों स्पीड के लिए आप लोगों को हमेशा और ये चीज को याद रखना चाहिए कि आप पजल बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे और ये सोचोगे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डेली बेसिस पर, क्योंकि होता हमारे साथ यही है कि हम में से काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ब्लड रिलेशन डेली नहीं बनाते, डायरेक्शन सेंस डेली नहीं बनाते, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज डेली नहीं बनाते, कोडिंग डिकोडिंग डेली नहीं बनाते। क्यों नहीं करते? हम ये सोचते हैं हमको तो आता है, हम तो एग्जाम में बना लेंगे। दोस्तों बना हर कोई लेता है, लेकिन आ रहा है इस पर डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसलिए डेली बेसिस पर आप एक क्वेश्चन ही सॉल्व क्यों ना करो डेली, लेकिन करना जरूरी है। आप अगर सोचोगे कि हम हफ्ते में एक बार बैठकर कर लेंगे तो उससे आपकी स्पीड नहीं आएगी। प्रैक्टिस डेली बेसिस पर आपकी होनी चाहिए। भले आप एक सेट बनाओ, कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट, ब्लड रिलेशन का एक सेट, डायरेक्शन सेंस का एक सेट, हर क्वेश्चन का एक एक आपको बनाना ही है डेली बेसिस पर। बाकी तो पजल आप जितने चाहो उतने सॉल्व करो, 10 15 20 25 50 जितने आप कर सकते हो उतने करो। चलिए सर, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिए। सर आपका कोई क्वेश्चन इंग्लिश को लेके या कुछ भी? नहीं मैम, बस क्वेश्चन तो नहीं, कुछ स्टूडेंट से 2 मिनट कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहती हैं तो आप पहले, उसके बाद मैं लास्ट में फिर। नहीं नहीं, एक बार सर आप बोल दीजिए, देन आई विल एंड द सेशन। हाँ अच्छा, तो दोस्तों फिलहाल पिछले एक हफ्ते से जो मैं एक लाइन लोगों को कह रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स तो मेरे होंगे जिनको वो लाइन पता हुआ है होगी भाई, सफलता वाली। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताई थी। सफलता तब हासिल होती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों सपने जो आप करना चाहते हैं वो उनसे बड़े हो जाएं। हमेशा इस बात को याद रखिए, आपको डेफिनेटली सफलता अपनी लाइफ में हासिल हो। और अगर दोस्तों आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं, क्योंकि मैंने भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी की थी, मैंने भी 2 साल थी, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का भी पजल पढ़ते समय लाइन मिस हो जाती है, या अगर आप लोगों की मैथ्स में स्पीड नहीं आ रही है, या अगर आप पजल्स को जल्दी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग में आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि आप लोगों को उनकी ट्रिक्स नहीं पता है, अगर ऐसा कुछ भी है, इंग्लिश में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें होती है आप लोगों के साथ, अगर आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये सब चीजें होती होगी, मेरे साथ भी होती थी, तो अगर ये सब चीजें आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस में आइए, फॉलो करिए। डेफिनेटली आपको ये सब चीजों के बारे में गाइडेंस में क्लास में देते रहता हूँ, चीजों के बारे में बताते रहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा। और साथ ही साथ रीजनिंग और क्वांट में डीआई की क्लासेस में लेता हूँ। क्वांट पूरा फुल क्वांट में नहीं लेता, मैं सिर्फ और सिर्फ डीआई की क्लासेस लेता हूँ, मेंस लेवल की ज्यादातर, और प्रीलिम्स के डीआई, रीजनिंग कंप्लीट, प्रीलिम्स और मेंस लेवल। तो जरूर क्लासेस में आइए दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू सो मच सर। और स्टूडेंट्स, बेसिकली जो बच्चे मुझे यहाँ शायद नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, इंग्लिश की क्लासेस मैं लेती हूँ और इंग्लिश को केक वॉक बनाने की जिम्मेदारी भी मैं लेती हूँ। अगर आप क्लासेस में रेगुलरली आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके इंग्लिश में मार्क्स ना आए। ये मेरा कमिटमेंट है आप लोगों से। अगर आप परफेक्शन बैच में भी अगर 1 से 1.5 महीने लगातार आ जाएं तो आपको अपने अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट मिलेगा और मार्क्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो बस क्लासेस में रेगुलरली आइए। और कॉम्बैट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है, एनरोल कर लीजिए। दिसंबर 20 को ये टेस्ट होगा, मॉर्निंग 10 AM। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो फ्रेंड्स, मच। ओके मैम, बाय। ओके, बाय बाय सर। चलिए, ओके सर।
ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, लेट्स स्पीक दोस 3 सेंटेंसेस। वो 3 सेंटेंसेस बोल लेते हैं जल्दी से। हाँ, मुझे पता है आप वेट कर रहे हो मेरा उन 3 सेंटेंसेस को बोलने का, तो लेट्स स्पीक दोस 3 सेंटेंसेस वेरी फास्ट। 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.